हेलो बच्चों। ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, मानव बस्ती। और यहाँ पर जो हमने पिछली दो वीडियो थी उसमें आकृति के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण किया था, यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया था। जैसे रेखीय नगर थे, वर्गाकार, तारकाकार या अर्धचंद्राकार। तो ये क्या थे, हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उससे आगे जो कुछ नगर दिए गए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना था, तो ये है हमारा पहला अदीस अबाबा। इसका जो अर्थ निकलता है वो है नवीन पुष्प, नया फूल। इथोपिया की राजधानी नगर अदीस अबाबा, जैसा कि इसके नाम से विदित है। ये क्या है, जो इथोपिया की राजधानी है उसका नगर है एक अदीस अबाबा। तो इसके नाम से जैसे पता चलता है, अदीस का मतलब होता है नया और अबाबा का मतलब होता है फूल। एक नया नगर है जिसकी स्थापना 1878 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1878 में हुई है। और ये एक नया नगर है। संपूर्ण नगर पर्वतीय घाटी है। जैसे ये पर्वत हैं, पर्वतों के बीच में जो घाटियाँ होती हैं वहाँ पर ये नगर स्थित है। सड़कों का प्रारूप स्थानीय धरातल से प्रभावित है। जो वहाँ पर स्थानीय जो लोकल एरिया है उससे वो सड़कों का प्रारूप प्रभावित है, वहाँ पर वैसी सड़कें बनाई गई हैं। राजकीय मुख्यालय, जो इनका मेन जो ऑफिस है या मुख्यालय है वो कहाँ है? प्याजा, अराद एवं आमिस्टिक किलों से चारों ओर सड़कें जाती हैं। मरकाटो में एक बहुत विकसित बाजार है। कहाँ पर है? मरकाटो में एक बहुत विकसित बाजार है, काफ़ी बड़ा है, जिसके विषय में यह मान्यता है कि उत्तर में काहिरा एवं दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच से सबसे बड़ा बाजार है। अदीस अबाबा, जहाँ एक बहुसंख्यीय विद्यालय, जहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, चिकित्सा महाविद्यालय, एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है एवं कई अच्छे स्कूल होने की वजह से शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो यहाँ पर क्या है, अच्छे स्कूल हैं और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। तो ये एक केंद्र बना हुआ है जहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, शिक्षा अच्छी तरह से उपलब्ध है, शिक्षा की सुविधाएं हैं। जिबूती, अदीस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन है। जो रेलवे स्टेशन है उसका जो लास्ट स्टॉप है वो क्या है? जिबूती है। बोले हवाई अड्डा सापेक्षित एक नया हवाई अड्डा है। यहाँ पर जो हवाई अड्डे का नाम दिया गया है ये क्या है? बोले हवाई अड्डा। और ये क्या है? एक नया हवाई अड्डा है। इस नगर का तेज़ी से विकास हुआ है। किसका हुआ है? अदीस अबाबा का, क्योंकि यह इथोपिया के मध्य में स्थित है। इथोपिया है, इथोपिया के बीच में ये स्थित है एवं कई प्रकार के कार्य यहाँ संपन्न किए जाते हैं और बहुत सारे कार्य यहाँ पर पूर्ण किए जाते हैं। उसके बाद है हमारा दूसरा नगर कैनबेरा। अमेरिकन वास्तुविद वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के लिए इस नगर की योजना बनाई। किसने बनाई थी? जो वास्तुविद थे वाल्टर बर्ली ग्रिफिन, इन्होंने इसकी प्लानिंग की थी कि कैसे कैसे हम इस नगर का निर्माण करेंगे। और कब हुई थी? 1912 में। भूदृश्य की प्राकृतिक आकृतियों को ध्यान में रखते हुए, भूदृश्य मतलब जहाँ पर अच्छी अच्छी जो देखने लायक जगह होती हैं भूमि की, उन सभी आकृतियों को ध्यान में रखते हुए लगभग 25,000 निवासियों के रहने के लिए इस उद्यान नगर की कल्पना की गई। कितने लोगों की? 25,000 लोगों के रहने के लिए इस नगर की कल्पना की गई थी कि हम ऐसा नगर बनाएंगे जिसमें 25,000 लोग रह सकें। इसके 5 प्रमुख केंद्र थे, प्रत्येक के अलग अलग कार्य थे। पिछले कुछ दशकों में कई उपनगर इसके समीप आ गए और क्या थे, जो छोटे छोटे नगर थे वो भी इसके आसपास आ गए जिनके अपने केंद्र थे। नगर में बहुत खुले क्षेत्र हैं एवं कई उद्यान तथा पार्क हैं। और जो नगर है यहाँ पर काफ़ी एरिया जो है वो खुला हुआ है, ओपन एरिया है और कई उद्यान है वहाँ पर, जहाँ बाग बगीचा है, जहाँ पर फूल लगे हुए हैं बहुत अच्छे, और घूमने के लिए पार्क हैं। नगरीय बस्तियों के प्रकार, तो अब देखते हैं जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर नगरीय बस्तियाँ अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कई नामों से पुकारी जाती हैं। कि वो किसके आधार पर बांटी गई हैं? उनके आकार के आधार पर, कि जो उनका एरिया है वो कितना बड़ा है, वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं उनके आधार पर, और वहाँ पर जो लोगों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उन कार्यों के आधार पर इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे नगर, शहर, नगर से बड़ा क्या हो गया? शहर हो गया, फिर मिलियन सिटी हो गया, सन नगर हो गए, विश्व नगरी हो गया। तो ये क्या है? इनके अलग अलग नाम हैं। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, सुविधाओं के आधार पर और वहाँ पर होने वाले कामों के आधार पर इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम नगर को।
नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है कि जो नगर होते हैं हम उसको गांव के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं कि जैसे जो गांव होते हैं वहाँ पर क्या होता है, लोग प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए होते हैं, लेकिन जो नगर होते हैं वहाँ क्या होता है, लोग प्राथमिक क्रियाकलापों से जो विनिर्माण उद्योग शुरू किए जाते हैं वो वहाँ शुरू हो जाते हैं नगरों में। तो यहाँ पर अपने चैप्टर के माध्यम से देखते हैं कि केवल जनसंख्या का आकार ही मापदंड नहीं होता, कि सिर्फ ओनली जो पॉपुलेशन होती है उसी के बेस पर ही हम इसको माप नहीं सकते हैं कि ये गांव है या नगर है। नगरों एवं गांवों में कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती है। जो नगर होते हैं और जो गांव होते हैं उनके बीच में जो कार्यों की विषमता, मतलब जो कार्य अलग अलग होते हैं वो हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं, परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती हैं। कौन कौन सी सेवाएं? कोई भी निर्माण का कार्य है, खुदरा कार्य है, थोक में किसी चीज़ को खरीदना है, और व्यावसायिक सेवाएं, व्यवसाय से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं ये कहाँ पर विद्यमान होती हैं? नगरों में विद्यमान होती हैं। उसके बाद हैं शहर। यह अग्रणी नगर होते हैं, ये नगरों से आगे होते हैं, जो अपने स्थानीय एवं क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ देते हैं, और जो उसके जो लोकल एरिया होते हैं और जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनको उसमें पीछे छोड़ देते हैं, प्रतिस्पर्धा में जो कंपटीशन होता है उसमें पीछे छोड़ देते हैं। लेविस मम्फोर्ड के शब्दों में वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। शहर नगरों से बड़े होते हैं। शहर क्या होते हैं? नगरों से बड़े होते हैं एवं आर्थिक कार्य से भी अधिक होते हैं। वहाँ पर क्या होता है? जो आर्थिक कार्य होते हैं वो भी अधिक होते हैं। यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय, जो ऑफिस वगैरह होते हैं, यातायात के केंद्र होते हैं। यहाँ पर हर जगह से हमें जाने के लिए यातायात के साधन मिल जाते हैं। जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तो इन्हें हम मिलियन सिटी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये कई बार एग्जाम्स में आया भी है कि मिलियन सिटी किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है कि जहाँ की जो जनसंख्या होती है वो 10 लाख से अधिक हो जाती है उसे हम मिलियन सिटी कहते हैं। तो जिन नगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मिलियन सिटी कहते हैं। उसके बाद है सन्नग्र। इस शब्दावली का प्रयोग, सन्नग्र जो शब्द हैं, इस शब्दावली का जो प्रयोग हुआ था 1915 में पैट्रिक गिडिज ने किया था। ये जो पैट्रिक गिडिज हैं इन्होंने सबसे पहले 1915 में इस शब्द का पहले प्रयोग किया था। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं। जो सन्नग्र होते हैं, क्या होता है कि जो नगर होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जो बहुत सारे नगर आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सन्नगर कहलाते हैं। कि जो मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। कि ये जो एरिया होता है वो आपस में मिल जाते हैं और वो अपने आप को डेवलप करते हैं। ग्रेटर, जैसे यहाँ पर है ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो एवं टोक्यो, इसके उदाहरण है। ये क्या है? सन्नगर हैं। क्या आप भारत से ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं कि हम भारत से ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो वो आपको खुद से सोच के बताना है और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताएंगे। उसके बाद है मिलियन सिटी। मिलियन सिटी क्या होते हैं? विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। जो मिलियन सिटी हैं उनकी जो संख्या है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। और मिलियन सिटी के बारे में हमने अभी पढ़ा भी है। मिलियन सिटी क्या होती है? जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है वो क्या होते हैं? मिलियन सिटी होते हैं। तो जहाँ पर जो जनसंख्या है, यहाँ किसके आधार पर हमने इसको देखा है? जनसंख्या के आधार पर देखा है कि जो जनसंख्या होती है यदि वो 10 लाख से अधिक होती है तो वो मिलियन सिटी होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो मिलियन सिटी होती हैं इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। 1800 में लंदन इस श्रेणी में आया। सबसे पहले कौन आया? लंदन इस श्रेणी में आया था। 1850 में पेरिस, 1860 में न्यूयॉर्क, 1950 तक विश्व में 80 शहर मिलियन सिटी थे। 1950 तक की बात करें तो यहाँ पर 80 ऐसे शहर थे जो मिलियन सिटी में काउंट होते थे। मिलियन सिटी की वृद्धि प्रत्येक तीसरे दशक में 3 गुनी होती है। 1975 में इनकी संख्या 160 थी, जो बढ़कर 2005 में 438 हो गई। तो ये ऐसे ही बताया गया है कि यहाँ पर जो मिलियन सिटी है वो डे बाय डे उनकी जो संख्या है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। 2016 में दुनिया भर में 512 शहरों में कम से कम 1 मिलियन 10 लाख निवासी थे। 2030 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 622 शहरों में से कम 1 मिलियन निवासी होंगे। कितने? 622 ऐसे शहर होंगे जहां पर 1 मिलियन निवासी होंगे, मतलब उनकी जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी? 10 लाख से अधिक होगी। उसके बाद है विश्व नगरी। यह यूनानी शब्द मेगापोलिस से बना है जिसका अर्थ होता है कि विशाल नगर।
इसका प्रयोग 1957 में जीन गोटमैन ने किया। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है, इसमें सन नगरों का समूह होता है। विश्व नगरों का सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। जो विश्व नगर है उसमें सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल इन्होंने बताया वो कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जहाँ उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तथा नगरीय भूदृश्य के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता बताई गई है कि वो कैसा दिखाई देता है। उसके बाद मेगा सिटी का वितरण, कि जो मेगा सिटी होते हैं वो कैसे फैले हुए, वितरण का मतलब होता है फैलाव। एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक होती है। तो मेगा सिटी क्या हुए, जिनकी जो जनसंख्या है, ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नगर क्या होते हैं, शहर क्या होते हैं, सन नगर क्या होते हैं, मिलियन सिटी क्या है, मेगा सिटी क्या है। तो ये क्वेश्चन हमें अच्छे से देखने हैं, अच्छे से आपको याद करने हैं, ताकि कोई भी हमारा आंसर हमसे छूटे ना। तो यहाँ पर क्या बनता है, मेगा सिटी क्या होते हैं, जिनकी जनसंख्या कितनी होती है, 1 करोड़ से अधिक होती है। ऐसे नगर या उपनगरों की जनसंख्या जिनकी 1 करोड़ से ज़्यादा होती है वो क्या होते हैं, मेगा सिटी कहलाते हैं। सबसे पहले जो मेगा सिटी बना था वो 1950 में न्यूयॉर्क ने यह श्रेय प्राप्त किया था। मतलब सबसे पहला जो डिक्लेयर किया गया था वो क्या था, न्यूयॉर्क को डिक्लेयर किया गया था, जब इसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख हो गई थी। इसकी पॉपुलेशन कितनी थी, 1 करोड़ और 25 लाख हो गई थी। वर्तमान में 25 मेगा सिटी हैं। यदि आज के टाइम की हम बात करें तो ये कितनी बता रहा है, 25 मेगा सिटी हैं, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में इनकी संख्या बढ़ी है। कि यदि हम पिछले 50 सालों के आंकड़ों को लेकर चलें तो यहाँ पर क्या बताता है जो विकसित देश हैं उसकी अपेक्षा जो विकासशील हैं, जो अपना अभी विकास कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ी है। तो ये हैं विश्व के मेगा सिटी। जो विश्व के मेगा सिटी के नाम दिए गए हैं, जापान, दिल्ली में भारत है, संघाई मुंबई और साओ पाउलो ब्राज़ील, बीजिंग। तो ये क्या है, आपको सारे नाम देखने हैं कौन कौन से मेगा सिटी हैं। उसके बाद विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। जो विकासशील देश हैं उसमें कौन कौन सी लोगों के सामने समस्याएं आती हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। विकासशील देशों में बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे अवहनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण, की जो जनसंख्या है वो जो बुरी तरह से फैलती जा रही है, उनका केंद्रीकरण। छोटे व तंग आवास एवं गलियाँ, जो रहने के लिए जो घर हैं या जगह है वो क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, और तंग मतलब कंजस्टेड एरिया है, और गलियां हैं क्या हैं, बिल्कुल पतली पतली सी गलियां हैं। पीने योग्य जल जैसी सुविधाओं की कमी, जो पीने लायक जो पानी है वो भी क्या है, उनकी भी कमी होती जा रही है। इसके अतिरिक्त इनमें आधारभूत ढांचा जैसे बिजली, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सुविधाओं की भी कमी होती है। तो यहाँ पर जो बेसिक नीड्स होती हैं लोगों की वो भी यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद देखते हैं आगे नगरीय बस्तियों की समस्याएं। जो नगरीय बस्तियां हैं इनकी क्या समस्याएं होती हैं, रोजगार के अवसर एवं नागरिक सुविधाओं के लिए मानव शहरों की ओर आता है। जो क्या होता है यहाँ पर कि लोग गाँव से शहरों की तरफ जाते हैं, किस लिए प्रवास करते हैं, क्योंकि गाँव में क्या होते हैं, लोग प्राथमिक कार्यों में लगे होते हैं और प्राथमिक कार्यों से इतनी आमदनी नहीं होती है, तो अपने परिवार के लिए अपनी आय बढ़ाने के लिए लोग कहाँ भागते हैं, नगरों की तरफ भागते हैं, ताकि उनको रोजगार मिले और खेती के साथ साथ वो दूसरी भी कोई जॉब कर सके जिससे उनकी फैमिली का खर्चा चल सके। परंतु विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियोजित हैं, परंतु जो विकासशील देश हैं वहाँ पर जो मैक्सिमम जो शहर बसाए गए हैं वो क्या है, बिना किसी प्लान के बसाए गए हैं। ऐसे ही वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। जो आने वाले वहाँ पर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, भीड़ की स्थिति वहाँ पर पैदा कर देते हैं, जो ऐसे सिचुएशंस हैं उनको बना देते हैं। विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, लंबवत विस्तार, बहुमंजिला मकान तथा गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख समस्याएं विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो विकासशील देश हैं उसके जो आधुनिक शहर हैं आज के, वहाँ पर क्या होता है, बहुमंजिला बिल्डिंग्स बन जाती हैं और वहाँ पर भी क्या होता है, अधिक लोग होते हैं, तो वो कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है। जो बस्तियाँ होती हैं वो भी गंदगी से भरी हुई होती हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक इंसान की ना होकर सभी की होती है। यदि हम सभी इस चीज़ का ध्यान रखें तो ये समस्याएं हमारे सामने नहीं आती हैं। तो वो क्या होता है कि ये गंदी बस्तियां बन जाती हैं। अनेक शहरों में जनसंख्या का बढ़ता हुआ निम्न स्तरीय आवास जैसे गंदी बस्तियां, अनाधिकृत बस्तियों में रहते हैं। कि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, गंदी बस्तियों में, अनाधिकृत जो प्लान करके नहीं बनाई गई हैं, कहीं पर भी अपना
जहाँ स्पेस मिला वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। भारत के अधिकांश मिलियन सिटी 25% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं, कि जो अवैध बस्तियाँ की जहाँ पर कभी भी कोई भी आके और बिल्डिंग्स को तोड़ देता है। और ऐसे नगर अन्य नगरों की अपेक्षा दोगुनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ऐसे नगर बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग अनाधिकृत बस्तियों में रहता है। उसके बाद हैं जो समस्याएं, आर्थिक समस्याएं हैं। विश्व के विकासशील देशों के ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है, कि जो छोटे और नगर हैं या ग्रामीण इलाके, वहाँ पर क्या है, रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कहाँ पर भागे जा रहे हैं, शहरों की तरफ, नगरों की तरफ भागे जा रहे हैं, उनका पलायन हो रहा है, प्रवास हो रहा है। यह विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्र अकुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रवासी जनसंख्या मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाती है, वो क्या करती है, इन क्षेत्रों में अकुशल एवं अर्धकुशल, मतलब जो जिनको नॉलेज नहीं है या थोड़ी बहुत जो किसी काम को जानते हैं, उन लोगों की यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है। और यहाँ पर क्या होती है, पहले ही जनसंख्या चरम पर होना मतलब बहुत अधिक होती है। उसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं। विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त होते हैं। वह समाज में काफ़ी सारी बुराइयां होती हैं। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बहुसंख्यक निवासियों की आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो वित्तीय संसाधन हैं उनकी कमी के कारण जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर होती हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं और शिक्षा की सुविधाएं जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनके लिए वो सुविधाएं मिल भी नहीं पाती हैं, वो इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। विकासशील देशों में स्वास्थ्य सूचक भी एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते हैं। लोग बेरोजगार होते हैं, उन्हें किसी काम के बारे में या जो अपराध कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होती कि इसके करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पर। शिक्षा की कमी के कारण तो वो क्या होते हैं, अपराध की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से स्थानांतरित जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आए हैं में पुरुषों की अधिकता के कारण इन नगरों में जनसंख्या का लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है। जो नगरों में पुरुष प्रवास अधिक होता है, किस वजह से होता है, रोजगार की वजह से होता है। और महिलाओं का प्रवास अधिक होता है, किस वजह से होता है और कहाँ होता है, वो होता है विवाह की वजह से। तो ये हमने प्रवास वाले चैप्टर में पढ़ा था, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है पर्यावरण संबंधी समस्याएं। विकासशील देशों में रहने वाली विशाल नगरीय जनसंख्या जल का उपयोग ये नहीं करती, वरन जल एवं सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण भी करती है। कि जल का वो प्रयोग ही नहीं करती, बल्कि ये क्या है, हमारी बेसिक नीड है, और उसको कैसे नालियों के द्वारा उसको निस्तारण किया जाए, निपटाया जाए, इसके बारे में भी देखता है। विकासशील देशों के लिए अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति तथा घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके लिए जो पीने का पानी होता है उसमें क्या होता है कि जो लोगों के लिए पीने के पानी की ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की जो उपलब्धता होती है वो निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है। घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग के लिए वायु प्रदूषित होती है। कि घरेलू जो खाना बनाने के लिए या किसी भी डेली रूटीन के लिए हमें जो ईंधन की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। एक अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्यकर दशाएं पैदा करती हैं। कि जो घरों से जो मल निकलता है उसको निपटाना भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, और वो जो सिचुएशंस होती हैं वो बीमारियां ही फैलाती हैं। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सामान्य मल व्यवस्था में ढाल दिया जाता है या बिना किसी शोधन के ऐसे स्थानों में ढाल दिया जाता है। और फिर क्या होता है, इसको कहीं पे भी डाल दिया जाता है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं, और जो जनसंख्या वहाँ पर रहती है उसको घर देने के लिए क्या किए जाते हैं, बड़े बड़े कंक्रीट के ढांचे बनाए जाते हैं जो नगरों में उष्ण द्वीप बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। उष्ण द्वीप का मतलब होता है कि वहाँ पर बहुत गर्मी वाले घर हो जाते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि नगरों में और गाँवों में जो टेम्परेचर होता है उसमें डिफरेंस क्यों पाया जाता है,
क्योंकि जो नगरों में जो सड़कें बनी होती हैं वो एसोफेलेट करके कुछ पदार्थ होता है जिसकी वजह से बनती है, तो वो क्या करता है, गर्मी को ही पैदा करता है। उसके बाद है समान संसाधन एवं मनुष्यों के संचलन के द्वारा शहर, नगर एवं ग्रामीण बस्ती आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मानव बस्तियों को बनाए रखने के लिए नगरीय ग्रामीण संपर्क अत्यंत जरूरी है। जो मानव बस्तियां हैं उनको बनाए रखने के लिए किसका संपर्क जरूरी है, नगरीय और ग्रामीण बस्तियों का संपर्क बहुत जरूरी है। विशेष रूप से विकासशील देशों, जो विकासशील देश हैं में ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि ने रोजगार सृजन एवं आर्थिक अवसरों को पीछे धकेल दिया है। कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है नगरों में, तो उसके कारण क्या हुआ है, जो रोजगार, नए रोजगार जो बनने चाहिए और जो आर्थिक अवसर हैं वो पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर प्रवास क्रमशः बढ़ रहा है। तो क्या होता है, जो गांव होते हैं वहाँ पर रोजगार कम होने के कारण जो पॉपुलेशन है ग्रामीण वो कहाँ आ जाती है, नगरों की तरफ बढ़ती है, जिसने नगरीय क्षेत्रों में पहले से ही समस्यागत ढांचा, सुविधाओं और सेवाओं पर बहुत अधिक दबाव बढ़ा दिया है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा कि नगरों में क्या होगा, भीड़ भाड़ वाला एरिया बनेगा, हर तरफ गंदगी दिखेगी, जो सेवाएं हैं उनके ऊपर भी दबाव बढ़ता है। ग्रामीण निर्धनता को दूर करना शीघ्र आवश्यक है। जो गांव में जो निर्धनता, गरीबी आई हुई है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण बस्तियों में रहन सहन के स्तर को सुधारना एवं वहाँ रोजगार व शिक्षा के अवसरों का सृजन करना भी बहुत ज़रूरी है। जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें रहन सहन के जो स्तर है उसको सुधारना चाहिए, वहाँ पर रोजगार व शिक्षा के अवसरों को भी निर्माण करना चाहिए। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं को संतुलित करके उनके अनुपूरक योगदान तथा संपर्कों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि हमें जो आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरणीय ज़रूरतें हैं उनको संतुलित करके और उनको प्रोवाइड करने के लिए हमें योगदान करना चाहिए और जो संपर्क वहाँ पर होते हैं उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।